Hello students, welcome to Gantavya IIT. My name is Rohit Prajapati. Students call me RPM sir. आज का हमारा डिस्कशन लिमिट के चैप्टर की एक छोटी सी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, which deals with limit of composition of two functions. प्रॉपर्टी एकदम सिंपल है, but why I am going to discuss this property is because I have seen that in many books, even in popular books, as well as in the modules of some coaching institutions, the property is written in a way which is not completely correct. वो प्रॉपर्टी कई जगह पर जिस तरह से लिखी हुई है, वो लिखने का स्टेटमेंट सही नहीं है, लिखने का तरीका सही नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकती है एंड विच में लीड टू सम इनकरेक्ट आंसर इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो लेट अस सी व्हाट इज द प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस की लिमिट के रिगार्डिंग. We all know that when two functions fx and gx are combined in such a manner that input of one function is the other function. अगर हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के इनपुट की जगह पर डाल देते हैं तो जो रिजल्टेंट फंक्शन तैयार होता है वो दोनों का कॉम्पोजिशन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास fx और gx दो फंक्शन है विच आर रियल वैल्यूड फंक्शन, देन अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अगर इस gx की लिमिट m है तो बहुत सी जगह पर मैंने लिखा देखा कि वो प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से लिखी होती है. सो दिस इज, आई कैन से दैट, फर्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट विच इज एनकाउंटर्ड इन सम बुक्स, कि अगर हम f ऑफ gx पे लिमिट लगाते हैं तो वो जो लिमिट है वो f के अंदर जा सकती है. एंड मैनी स्टूडेंट्स फील कि सर लिमिट जो है वो तो x पे लग रही है और x g के अंदर बैठा हुआ है, तो ये जो लिमिट का इफेक्ट है वो gx को फील हो रहा है, तो हम लिमिट को बिल्कुल f के अंदर gx पे ले जा सकते हैं. बट क्या ये सही है? दिस इज नॉट ट्रू. देखो, अगर हम किसी भी स्टेटमेंट को सही तब बोलते हैं जब वो हर एक कंडीशन में ट्रू हो, यानी कि अगर LHS RHS के बराबर है फॉर ऑल द केसेस, सभी फंक्शंस के लिए, तभी हम बोलेंगे कि यस LHS इज इक्वल टू RHS और ये प्रॉपर्टी सही है. ये हमें किसी किसी केस में सही आंसर देगी, बट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS इन ऑल द केसेस. कैसे? हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सो लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल. छोटा सा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 sin x अपॉन x होल स्क्वायर. लुक, दिस इज कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन. एक फंक्शन है हमारा sin x अपॉन x जो कि ब्रैकेट के अंदर है, और दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर. तो बेसिकली मैंने एक्स स्क्वायर में इनपुट के तौर पर sin x अपॉन x को दिया है. अगर हम इस फंक्शन की लिमिट निकालने की कोशिश करें तो कॉम्पोजिशन की लिमिट निकालने का जो फंडामेंटल मेथड है वो तो यही है कि आपका x किसी पॉइंट की तरफ टेंड करेगा और उस टाइम पर पूरा फंक्शन कहाँ टेंड कर रहा है वो आपको देखना होगा. The entire function is tending toward a particular value which is the limit of the function. तो यहाँ पर हम देखते हैं जब x 0 की तरफ जा रहा है तो हमारा पूरा फंक्शन किधर जा रहा है. तो sin x अपॉन x जो फंक्शन अंदर बैठा हुआ है, अगर हम उसके ग्राफ को देखें, इट इज अ पॉपुलर फंक्शन, हम सभी को पता होगा कि इसका ग्राफ कैसा होता है. जब हम 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं तो चाहे हम लेफ्ट से 0 की तरफ टेंड करें या फिर x एक्सिस पे राइट से 0 की तरफ टेंड करें, ये फंक्शन की ब्रांच इस हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जाने की कोशिश कर रही है. बट क्योंकि हमें पता है कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन अनडिफाइंड है, तो वैसे भी हम 0 पर तो जा नहीं रहे हैं, वी आर टेंडिंग टूवर्ड 0 एंड फंक्शन इज ट्राइंग टू टेंड टूवर्ड 1. तो हम ये देखेंगे कि sin x अपॉन x की वैल्यू 1 की तरफ टेंड कर रही है, बट 1 से थोड़ी सी छोटी है. एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू फंक्शन की 1 की तरफ टेंड करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अंदर वाली वैल्यू 1 की तरफ जा रही है तो उसका स्क्वायर भी 1 की तरफ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर sin x अपॉन x का वैल्यू 0.9 है तो हमारे फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा 0.9 स्क्वायर.
हम 0 की तरफ और ज़्यादा बढ़ेंगे, फंक्शन 1 के और करीब हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू में भी 0.99 हो जाएगी, 999, तो इसका स्क्वायर ये 1 के और करीब हो गया। तो इस पूरे को देख करके हमें क्या लग रहा है कि अगर हमारा x 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो हमारा फंक्शन कुछ ऐसा बनने की कोशिश कर रहा है कि इट इज 0.999999 एंडलेसली होल स्क्वायर। तो इसको देख करके हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी फंक्शन की लिमिट आ रही है x इक्वल टू 0 पर, वो 1 आ रही है, क्योंकि ये पूरी वैल्यू 1 की तरफ टेंड कर रही है। आपको पता होगा लिमिट वो नंबर होता है या वो वैल्यू होती है जिसकी तरफ फंक्शन टेंड करता है, एंड इट इज अ फिक्स्ड फाइनाइट वैल्यू। ओके, नाउ इफ वी ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग द अबव प्रॉपर्टी, अगर हम इसको ऊपर वाले प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करें, यू कैन नेम दिस एज मेथड नंबर 2। सो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी हम लिमिट को बाहर वाले फंक्शन के इनपुट पे ले जा सकते हैं, यानी कि बाहर वाले फंक्शन के अंदर ले जा सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, इट विल बिकम लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 sin x अपॉन x और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो लिमिट sin x अपॉन x की होगी, जब x 0 की तरफ बढ़ रहा है तो वो लिमिट हो जाएगी 1, सो इट विल बिकम 1 स्क्वायर एंड द वैल्यू इज फाइनली 1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैंने लिमिट फॉर्मल मेथड से निकाला, यानी कि पूरे फंक्शन की टेंडेंसी को देख करके निकाला, तो 1 आई। और अगर मैं उस लिमिट को बाहर वाले फंक्शन के अंदर ले जाता हूँ तो भी ये लिमिट 1 आ रही है। इसको देख करके किसी स्टूडेंट को लग सकता है कि हाँ, हम लिमिट को बाहर वाले फंक्शन के अंदर ले जा सकते हैं, बट ये सभी केसेस में पॉसिबल नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर एग्जांपल। अब मैंने जो एग्जांपल लिया है उसमें मैंने बाहर वाले फंक्शन को, यानी कि f को इंटीग्रल पार्ट ऑफ x से रिप्लेस कर दिया है, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस फंक्शन की अगर हम लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं यूजिंग नॉर्मल मेथड, एंड द नॉर्मल मेथड इज टू चेक द टेंडेंसी ऑफ द एंटायर फंक्शन। तो sin x अपॉन x की टेंडेंसी हमको पता है, जैसे ही हमारा x 0 की तरफ टेंड करेगा, sin x अपॉन x 1 की तरफ टेंड करने की कोशिश करेगा। तो अगर sin x अपॉन x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0.99 है, तो हमारा पूरा फंक्शन बनेगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0.99, ऑब्वियसली इट्स वैल्यू इज 0, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट उस नंबर से जस्ट पहले वाले इंटीजर को लेगा। हमारा नंबर एक फ्रैक्शनल नंबर है इसलिए। नाउ व्हेन वी टेंड टुवर्ड 0, तो क्या होगा, हमारा फंक्शन 1 के और करीब जाएगा और हमारे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0.999999, कुछ इस तरह से। अभी भी इसका आंसर 0 आ रहा है। हम 0 के और करीब जाएंगे, फंक्शन sin x अपॉन x 1 के और करीब जाएगा और हमारा जो इनपुट होगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का, वो कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी भी इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि हम एग्जैक्टली 0 पे कभी पहुंचेंगे नहीं और फंक्शन एग्जैक्टली 1 पे कभी पहुंचेगा नहीं। तो इस इंटीग्रल पार्ट को हमेशा अपने अंदर एक ऐसा नंबर दिखाई देगा जो 1 से थोड़ा सा छोटा है, तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। तो हमें ये पता चला कि हम अगर लिमिट निकाल रहे हैं तो ये पूरा का पूरा फंक्शन इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x अपॉन x 0 की तरफ टेंड कर रहा है। बल्कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 0 था, 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये 0 ही है और ये 0 ही रहेगा जब हम 0 के बहुत करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे x एक्सिस पर। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें दूसरे मेथड से यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, जैसा कि लिखा होता है, तो उस केस में हम लिमिट को बाहर वाले फंक्शन के अंदर ले जाएंगे। इट विल बिकम लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 sin x अपॉन x। अब जैसा कि हमें पता है sin x अपॉन x की लिमिट x इक्वल टू 0 पे 1 आती है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 एंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 इज 1। लुक एट दिस, लिमिट इज अ फाइनाइट क्वांटिटी, तो sin x अपॉन x की जो लिमिट आई है वो एग्जैक्टली 1 आई है, जिसकी वजह से इंटीग्रल पार्ट ऑफ एग्जैक्टली 1 1 हो जाएगा। बट हम देख सकते हैं कि जो हमारा मेथड था, मेथड 1, जिसमें हमने पूरे फंक्शन की टेंडेंसी को देख करके लिमिट निकाला है, उसमें जो हमारी लिमिट आ रही है
वो 0 आ रही है। एंड ऑब्वियसली ये 0 करेक्ट है क्योंकि हमने पूरे फंक्शन को टेंडिंग टूवर्ड 0 पर जाकर के देखा था कि वो किस नंबर की तरफ जा रहा है। सो इन दिस केस दिस मेथड नंबर 2 इज रॉन्ग। यानी कि जब हमने वो प्रॉपर्टी लगाई तो उसने हमें रॉन्ग आंसर दिया। फर्स्ट एग्जाम्पल में जब हम लिमिट को अंदर ले गए तो हमारा आंसर सही आ रहा था। इस सेकंड एग्जाम्पल में अगर हम लिमिट को अंदर ले गए हैं तो हमारा आंसर गलत आ रहा है। अब कोई बोल सकता है कि सर शायद x इक्वल्स टू 0 पर sin x अपॉन x अनडिफाइंड था, या फिर वो डिसकंटिन्यूअस था, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सो लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं और उस एग्जांपल को लेकर के हम और ज्यादा श्योर हो सकते हैं इसके बारे में। सो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब x 1 की तरफ जा रहा है तो हम इसकी लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर मुझे इसकी लिमिट को दो पार्ट में ब्रेक करके निकालना चाहिए, क्योंकि जब हम 1 को टेंड करेंगे लेफ्ट से और 1 को टेंड करेंगे राइट से, तो एक्स स्क्वायर का बिहेवियर थोड़ा सा अलग हमें दिखाई देगा। सो व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 1 फ्रॉम लेफ्ट एंड 1 फ्रॉम राइट, वी विल ट्राई टू चेक द टेंडेंसी ऑफ द होल फंक्शन। अगर हम इस फंक्शन के ग्राफ को देखते हैं, इट इज अ पॉपुलर ग्राफ, एक पैराबोला है ओपनिंग अपवर्ड वर्टेक्स एट ओरिजिन, और हम x इक्वल्स टू 1 पर अगर लेफ्ट से टेंड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन की ब्रांच इस पॉइंट की तरफ जाने की कोशिश कर रही है एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 की तरफ जा रहा है, लेकिन 1 से थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि हम x एक्सिस पे एग्जैक्टली 1 पे कभी नहीं पहुंचेंगे। तो हमारे फंक्शन की जो लिमिट है उसको निकालते समय फंक्शन 1 की तरफ टेंड करेगा बट 1 तक नहीं पहुंचेगा। सो इट इज स्लाइटली लेस देन 1। तो अगर हम सपोज 1 से थोड़ा सा पहले हैं तो फंक्शन की वैल्यू में भी कुछ ऐसी होगी, 1 से थोड़ी सी छोटी, मे बी फंक्शन वॉज 0.99। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0.99 अगेन आपको 0 मिलने वाला है। आपका फंक्शन 1 के और करीब गया, थोड़ा सा और ऊपर गया, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0.9999 हो गई, अभी भी ये 0 है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा फंक्शन हमेशा 0 ही आंसर करेगा। तो इस केस में जो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिल रही है फंक्शन की, वो मिल रही है 0। अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें तो हम 1 को राइट से टेंड करेंगे और फंक्शन की जो ब्रांच है वो इस पॉइंट को ऊपर से टेंड करेगी, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी रहेगी। जितना हम x इक्वल्स टू 1 के क्लोज आएंगे, फंक्शन का आउटपुट या फंक्शन की वैल्यू 1 के उतना क्लोज आने की कोशिश करेगी, बट हमेशा थोड़ी सी बड़ी रहेगी। मे बी हम 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पे बैठे थे x एक्सिस पे, तो फंक्शन का वैल्यू भी 1 से थोड़ा सा बड़ा था, क्योंकि 1 से बड़ा नंबर है तो उसका स्क्वायर भी 1 से बड़ा होगा। सपोज इट वाज 1.01, आपने इसका इंटीग्रल पार्ट लिया तो आंसर आता है 1। हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर 1 के और करीब आया, मे बी अब इसका वैल्यू 1.0001 हो गया, स्टिल इसका आंसर 1 आएगा। तो क्योंकि ये हमेशा 1 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो हम देखेंगे राइट हैंड लिमिट हमेशा हमको 1 मिलने वाली है। तो इस केस में हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0, राइट हैंड लिमिट इज 1। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। जबकि अगर हम इसी क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 से सॉल्व करने की कोशिश करें, यानी कि यूजिंग द प्रॉपर्टी, जो कि मैंने पहले लिखी थी, जैसा कि कई बुक्स में लिखी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इस लिमिट को इस इंटीग्रल पार्ट फंक्शन के अंदर ले जाते हैं, सो दिस बिकम्स लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 1 एक्स स्क्वायर। अब देखो, अगर x, आपका x 1 की तरफ टेंड कर रहा है तो एक्स स्क्वायर 1 की तरफ ही टेंड करेगा, वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, आप लेफ्ट से जाओ या फिर राइट से जाओ। तो अंदर वाले पार्ट की जो लिमिट है वो आ रही है 1, और 1 का इंटीग्रल पार्ट होता है 1। तो इस तरह से देखने पे ऐसा लगता है कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, विच इज टोटली रॉन्ग, गलत है, क्योंकि इस फंक्शन की तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो इसको देख करके हमें क्या समझ में आया कि ये प्रॉपर्टी जो लिखी हुई थी वो प्रॉपर्टी सही नहीं है, क्योंकि ये हर एक केस में काम नहीं कर रही। देन व्हाट शुड बी द करेक्ट प्रॉपर्टी?
इन तीन एग्जाम्पल्स को देख करके हम एक बात ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग क्यों आ रही है? क्योंकि अंदर वाला फंक्शन जब वन की तरफ टेंड कर रहा था तो उस वैल्यू वन पर बाहर वाला फंक्शन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस हो रहा था। एज अ कॉन्सिक्वेंस जब अंदर वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर वन को नीचे से टेंड कर रहा था तो इंटीग्रल पार्ट फंक्शन का वैल्यू कुछ और था, और जब वो वन को ऊपर से टेंड कर रहा था यानी वन से थोड़ा सा बड़ा था एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रल पार्ट फंक्शन का वैल्यू कुछ और था, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट फंक्शन वन पे अपनी डेफिनेशन को ब्रेक करता है। तो यानी कि अगर बाहर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ना होता तो हमारा आंसर सही आता, लिमिट को अंदर ले जाने के बाद भी हमारा आंसर सही आता, जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल में हुआ था sin x अपॉन एक्स होल स्क्वायर। सो आई थिंक वी शुड मॉडिफाई द प्रॉपर्टी, और बहुत से बुक्स में ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा मॉडिफाई करके दी होती है, और इसका जो स्टेटमेंट होता है वो कुछ ऐसा होता है कि अगर ये लिमिट इस ब्रैकेट के अंदर जा रही है और हम gx पे लिमिट लगा करके फिर हम f को इनपुट दे रहे हैं, m gx की लिमिट है, तो ये तभी हो सकता है जब f कंटिन्यूअस हो x इक्वल्स टू m पर, एंड दिस इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट गिवन इन मेनी बुक्स। ये भी मैंने एक पॉपुलर बुक में देखा और एग्जैक्टली ऐसे लिखा था, मैंने वैसे ही लिखा है यहाँ पर। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये कहना चाहते हैं कि अगर लिमिट f के अंदर जाती है तो इसका सीधा कहना यह है कि ये तभी हो सकता है जब हमारा फंक्शन f x इक्वल्स टू m पे कंटिन्यूअस हो, यानी कि बाहर वाला फंक्शन अंदर वाले फंक्शन की लिमिट पे कंटिन्यूअस हो। अब ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह से सही नहीं है। हो सकता है कि आप सोचो कि इसमें क्या गलती है, तो एकदम सही है, बट देयर इज अ फ्लॉ इन द स्टेटमेंट। वो क्या है? देखो, जब भी हम लिखते हैं कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट P है और एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट Q है, एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ कनेक्टिव कॉल्ड implication which says that P implication Q। इसका मतलब है जब जब P सही होगा तब तब Q भी सही होगा। P implies Q, यानी कि अगर P सही है तो वो इस बात की गारंटी लेता है कि Q भी सही होगा, बट इसका रिवर्स या फिर कन्वर्स ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये जो ओनली इफ लिखा हुआ है, इस ओनली इफ का मतलब भी इम्प्लीकेशन ही होता है। तो ये प्रॉपर्टी कहना चाहती है कि अगर ये लिमिट f के अंदर जाती है तो इसका मतलब ये है, इसका इम्प्लीकेशन ये है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी लिमिट का अंदर जाना इस बात की गारंटी लेगा कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। या फिर कुछ लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारा फंक्शन f कंटिन्यूअस है किसी वैल्यू m पर, और वो m gx की लिमिट है, तो f के कंटिन्यूअस होने पर ही लिमिट f के अंदर जा सकती है। ऐसा भी कुछ लोग सोच सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल एंड सी whether this condition or this property fits properly in the question or not. This is example 4, limit x tending toward pi by 2, and this is integral part of cosec x. अब हम अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ देखते हैं, एंड वी आर इंटरेस्टेड एट अ पॉइंट x इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो जब हम पाई बाय 2 को लेफ्ट से टेंड करेंगे, कोसेक x इस पॉइंट की तरफ टेंड करने की कोशिश करेगा, एंड वैल्यू ऑफ कोसेक x टेंड्स टूवर्ड्स 1। बट क्या ये एग्जैक्टली 1 होगी? नहीं, ये 1 से थोड़ी सी बड़ी रहेगी। तो जैसे जैसे हमारा x पाई बाय 2 को लेफ्ट से टेंड कर रहा है, या फिर आप पाई बाय 2 को राइट से भी टेंड कर रहे हो, तो कोसेक x का वैल्यू 1 की तरफ टेंड कर रहा है, बट 1 से थोड़ा सा बड़ा है। एज अ कॉन्सिक्वेंस इस ब्रैकेट को, इंटीग्रल पार्ट फंक्शन को अपने अंदर एक वैल्यू दिखाई देगी विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, एंड एट दिस वैल्यू जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। इसका मतलब है इस फंक्शन की जो लिमिट आएगी पाई बाय 2 पे वो 1 आएगी। ये हमने पूरे फंक्शन की टेंडेंसी चेक करी और तब हमने इस लिमिट का आंसर बताया विच इज करेक्ट। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को लिमिट को अंदर ले जाकर के सॉल्व करें, इफ वी सेंड द लिमिट इनसाइड द आउटर फंक्शन, इट बिकम्स लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड पाई बाय 2 cosec x।
और इस पूरे का इंटीग्रल पार्ट। तो देखो कोसेक एक्स की लिमिट तो 1 आ रही है, जैसा कि ग्राफ से भी हमें दिख रहा है, चाहे आप लेफ्ट से टेंड करो या राइट से टेंड करो। तो ये हो गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 और इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 1 होता है। अब ये कैसे हो गया? बिकॉज इस केस में तो हमारा बाहर वाला फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस ही नहीं है। बाहर वाला फंक्शन है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और अंदर वाले फंक्शन यानी कि कोसेक x की लिमिट आती है 1। 1 पे बाहर वाला फंक्शन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x डिसकंटिन्यूस होता है। बट ऊपर वाले स्टेटमेंट ने तो बोला था कि लिमिट अंदर तभी जा सकती है जब f कंटिन्यूस हो, या फिर अगर f कंटिन्यूस है अंदर वाले फंक्शन की लिमिट पे, तभी लिमिट अंदर जा सकती है। बट यहाँ पर तो बाहर वाला फंक्शन अंदर वाले की लिमिट पे कंटिन्यूस नहीं है, स्टिल लिमिट अंदर जा रही है और हमें करेक्ट आंसर दे रही है। सो वेयर इज द फ्लॉ इन दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है इसके सीक्वेंस में। जिस सीक्वेंस में स्टेटमेंट दिया हुआ है उस सीक्वेंस में ये करेक्ट नहीं है। जैसे कि इसमें p इम्प्लीकेशन q दिया हुआ है, जबकि इसमें q इम्प्लीकेशन p होना चाहिए था। यानी कि अगर हम इस स्टेटमेंट को ऐसे बोले कि अगर f कंटिन्यूस है अंदर वाले फंक्शन की लिमिट पे, तो लिमिट अंदर जा सकती है। अब ये स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा। जब मैं ये बोल रहा हूं कि f के कंटिन्यूस होने पर लिमिट अंदर जा सकती है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि f के कंटिन्यूस नहीं होने पर लिमिट अंदर नहीं जा सकती। आपको ये बात समझनी होगी। p इम्प्लीकेशन q का मतलब है अगर p ट्रू है तो q ट्रू होगा, बट अगर p ट्रू नहीं है तो हम q की कोई गारंटी नहीं लेते हैं। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि someone told you that if you study well you will get good marks। किसी ने आपको बोला कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पहला स्टेटमेंट है if you study well, दूसरा स्टेटमेंट है you will get good marks। लेकिन उसका कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। मैथमेटिकली हम इस स्टेटमेंट को बस इतना समझते हैं कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी तो मार्क्स अच्छे आएंगे, बट अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जब हम इस स्टेटमेंट को उल्टा करके लिख देते हैं कि इफ f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू m देन द लिमिट कैन गो इनसाइड, तो ये पूरी तरह से सही होता है। क्योंकि उस केस में जब f कंटिन्यूअस नहीं है तो हम उस पर कोई कमेंट कर ही नहीं रहे हैं। सो अल्टीमेटली व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? तो हमारा कंक्लूजन है कि among the three statements, the first statement, which was simply written as LHS equals to RHS without any condition, is actually not true। In general ये true नहीं है। ये किसी पर्टिकुलर केस में हो सकता है बट ये हमेशा नहीं होगा। Then in many books a modified statement is written which is statement number 2। they apply a condition कि लिमिट अगर अंदर गई है तो इसका मतलब फंक्शन f कंटिन्यूअस रहा होगा अंदर वाले की लिमिट पर। बट जैसा कि हमने देखा ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो भी लिमिट अंदर जा सकती है और हमें सही आंसर दे सकती है। So the final and the correct way of expressing this property or the correct statement would be this statement number 3, which says that if fx is continuous at x equals to m and limit of gx at x equals to a is m, then the limit of composition of f of gx can go inside the function f। यहाँ पर मैंने बोला कि अगर f कंटिन्यूअस है देन लिमिट अंदर जा सकती है। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि अगर f कंटिन्यूअस नहीं है तो लिमिट अंदर नहीं जा सकती। सो इन दिस मैनर दिस स्टेटमेंट इज completely true। I hope you understand the concept, and for your practice I am writing one question. You try to solve this question using the same property and let me know the answer in the comment section. So if this video added any value to your preparation, please don't forget to like, share and subscribe the video. Thank you so much.